हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने सब स्पेसिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, कि सब स्पेस किसे कहते हैं। सब स्पेस भी आपका एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, और वो आपका फॉर एग्जाम्पल वी आपका कोई वेक्टर स्पेस है, तो सब स्पेस क्या होगा इसका? डब्ल्यू, जो कि आपका कोई भी एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, एंड ये आपका सबसेट है इस V का। तो ये भी आपका सब स्पेस कब होगा? जब ये अपने आप में भी एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये इस वेक्टर V का क्या कहलाएगा? सब स्पेस कहलाएगा, ठीक है ना। ट्रिवियल सब स्पेस के बारे में पढ़ा था कि जो जीरो वेक्टर होता है आपका, वो जीरो वेक्टर स्पेस जो होता है, और ये खुद अपने आप में क्या होते हैं? सब स्पेस होते हैं इस वेक्टर V के, ठीक है। तो इनको हम ट्रिवियल सब स्पेस बोलते हैं। इससे अनदर कोई अगर आपका वेक्टर स्पेस है जो इसका सब स्पेस बना रहा है, तो वो आपका नॉन ट्रिवियल सब स्पेस कहलाएगा, ठीक है। ये सब हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कल को कि सब स्पेस होता क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है, किस तरीके से हम बताएंगे कि कौन सा सेट सब स्पेस होगा किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस का या नहीं, ओवर द डिफाइंड ऑपरेशन और द स्टैंडर्ड ऑपरेशंस, ठीक है। तो उसको लेके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करे थे, कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जैसे कि सिंगुलर मैट्रिसेस आपका M2x2 मैट्रिक्स स्पेस का, ये आपका सब स्पेस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है और ये आपकी सिंगुलर मैट्रिसेस में बिलोंग नहीं करती, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिसेस कौन होती हैं? जिनका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इस डब्ल्यू सेट में बिलोंग ही नहीं कर रहा, क्योंकि डब्ल्यू में तो मेरी वो सारी सेट है, वो सारी मैट्रिसेस हैं जो सिंगुलर मैट्रिसेस है, ठीक है। और M2x2 में वो सारी मैट्रिसेस आ जाती हैं, सब तरीके की, सिंगुलर हो, इन्वर्टिबल हो, नॉन इन्वर्टिबल हो, सब तरीके की मैट्रिसेस के अंदर आ जाती हैं। लेकिन ये मेरा सब स्पेस नहीं बनाएगा डब्लू वाला सेट, क्योंकि जब मैं इस पे एडिशन, वेक्टर एडिशन लगाती हूँ, तो उससे जो मेरे को रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है वो मेरा इस सेट में बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि वेक्टर एडिशन से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमको मिलती है वो भी उस पर्टिकुलर सेट में होनी चाहिए, तभी वो सब स्पेस बनाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज हमने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ थोड़ा बहुत, कि कोई भी वेक्टर है उसको हम अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे C1 C2 से लेके ये आपके क्या होते हैं? ये रियल नंबर स्केलर्स होते हैं। V1 V2 Vk ये सब आपके वेक्टर्स होते हैं। U भी आपका एक वेक्टर ही होता है किसी भी एक वेक्टर स्पेस V में। तो इस वेक्टर को आप अनदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर आप लिखोगे तो वो आप इस फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपको ये V1 V2 V3 आपको ये तीन वेक्टर दे रखे हैं R3 स्पेस में, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है कि एक वेक्टर है मेरा W, जो कि ट्रिपलेट मेरे को दे रखी है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका, और एक वेक्टर और है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है इसका, ठीक है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इन वेक्टर्स का, ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है इन वेक्टर्स का, ये हमें प्रूव करना। तो उसके लिए हमें ये चेक करना होगा कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं, और कर पा रहे हैं तो क्या स्केलर्स की वैल्यू है, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करनी है। स्केलर्स की वैल्यू मिल जाती है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं मिलती है तो हम कहेंगे कि ये नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हम इनको नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि आपने W को हमें एक्सप्रेस करना है V1 V2 V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो कैसे लिखेंगे? W इज इक्वल टू C1 V1 C2 V2 C3 V3। W की वैल्यू मेरे को दे रखी है ट्रिपलेट 1 1 1, ठीक है। C1 एक स्केलर हो गया, V1 की वैल्यू 1 2 3, C2 V2 की वैल्यू 0 1 2, C3 V3 की वैल्यू -1 0 1, ठीक है। ये हो जाएगी। जब हम इसमें एडिशन लगाएंगे तो कैसे करेंगे? ये जो स्केलर है इसकी 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, C1 भी हो जाएगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा C1 2C1 3C1, क्योंकि स्केलर की हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस C2 की 0 में करेंगे 0 ही हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2C2, ठीक है। प्लस C3 की इसमें करेंगे माइनस के C3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, C3 ये हो जाएगा। फिर सबके फर्स्ट एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, सबके सेकंड एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, सबके थर्ड एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। इससे मेरे को एक रिजल्टेंट ट्रिपलेट मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि C1 माइनस C3 2C1 प्लस C2, ठीक है, और 3C1 प्लस 2C2 प्लस C3, ठीक है। ये मेरे को एक ऑर्डर ट्रिपलेट मेरे को मिल जाएगी रिजल्टेंट, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे भी तो मेरा 1 1 1 कंटिन्यू चल रहा है W की वैल्यू। अब देखो दो वेक्टर हैं, ये आपस में कब बराबर होंगे, जब पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, और इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट के बराबर होगा। दो वेक्टर इक्वल जब भी तो कहा जाता है, प्रॉपर्टी थी टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर पोजिशनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे C1 माइनस C3 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, 2C1 प्लस C2 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, और 3C1 प्लस 2C2 प्लस C3 की वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। अब आपको इस इक्वेशंस को सोल्व करना है, वो आपकी इच्छा, आप कैसे भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म सबसे आसान होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, कैसे देखो, क्योंकि हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे C1 C2 C3 आप मान के चलें कॉलम बेस में, क्योंकि बताया था ना कि C1 C2 C3 हम इनको रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर दोनों फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो ये एक तरीका होता है इस इक्वेशंस को सॉल्व करने का, थोड़ा गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। कैसे देखते हैं, यहाँ पे देखो C1 का कॉफिशिएंट 1 है, C2 है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, C3 का कॉफिशिएंट -1। ठीक है, सिमिलरली इसमें C1 का कॉफिशिएंट 2 है, इसमें C2 का कॉफिशिएंट 1 है, C3 इसमें है ही नहीं। इसमें C1 का कॉफिशिएंट 3, C2 का कॉफिशिएंट 2 एंड C3 का कॉफिशिएंट 1, एंड बीच में एक पार्टीशन करके यहाँ पे ये तीनों जो आपके इक्वल में थे रिजल्टेंट इक्वेशन के, वो ये ऐसा जाएंगे। बात तो यही है, इसको आप अगर इस फॉर्म में भी लिखोगे तो ऐसे लिखोगे भाई C1 माइनस C3 इज इक्वल टू 1, है ना, तो इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, बस इतना करा है। ठीक है, अब इसमें हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड लगा के इस मैट्रिक्स को हमने इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है, जिससे कि हम C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल सके। कैसे, मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट में एक पेज ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 1 मिनट रुकना आप यहाँ पे। 1 0 -1 2 1 0 3 2 1 1 1 1। इसमें मेरे को ऑपरेशंस लगाने हैं कि मैं ये नीचे के एलिमेंट्स जो हैं ये सब मैं 0 कर दूं। ठीक है ना, ये रिड्यूस फॉर्म हम लेते हैं, जैसे इससे ना वेरिएबल्स की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो मेरे को ये, पहले मैं इस टर्म को 0 करूंगी। कैसे करूंगी, देखो मैं इसको 0, देखो यहाँ 3 लिख रहा है, अब मेरे को यहाँ 0 लाना है। कैसे करूंगी, अगर मैं इसमें 3 ही माइनस कर दूं तो मेरे को 0 मिल जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, देखो ये आप लोगों ने शायद करा भी होगा। ये आपकी R1 रो होती है या R2 रो होती है, आपकी R3 रो होती है। R3 रो में मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ, क्या, R3 माइनस के 3R1। इससे क्या होगा, अब आप देख सकते हो, इसी से ही आप चेक कर लोगे। R1 और R2 तो ऐसे ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि मैं R3 रो में ऑपरेशन लगा रही हूँ। ठीक है ना, अब देखो R3 की वैल्यूज बदल जाएंगी, क्योंकि मैं इसमें ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी। कैसे, R3 3 माइनस के 3R1, 3 की मल्टीप्लाई करनी है जो R1 में एलिमेंट है सेम पोजीशन पे, 1 इंटू 1 करूंगी तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हो R3 2 माइनस के, यहाँ तो 0 ही है तो ये 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो R3 माइनस के 3R1, R3 1 है आपका यहाँ पे, माइनस के 3R1 तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 4। सिमिलरली इसमें क्या होगा, 1 माइनस के 3R1 तो ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, अब दोबारा से ऑपरेशन लगाऊंगी मैं इसमें। अब मेरे को ये वाला एलिमेंट 0 करना है, इसको 0 करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसको 0 करने के लिए R3 में मैं फिर से ऑपरेशन लगाऊंगी, R3 माइनस के 2R2। ओके, ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा ये वाला एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। देखो कैसे, ये 1, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ऑपरेशन मैं इसमें ही लगा रही हूँ। ठीक है, अब देखो R3 0 माइनस के 2R2 कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस के 2R2, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। मैं आपको बताऊं, एक काम करो आप ना, पहले इसमें ना लगाओ, क्योंकि इससे ना फिर मैंने जो 0 करा था वो भी उसकी जगह मेरा एक नंबर ही आ जाएगा। आप एक काम करो, R3 ऑपरेशन लगाओ फर्स्ट वाले से। ठीक है ना, हाँ यस, देखो दोबारा से करते हैं। सॉरी, वो पता नहीं कैसे इरेज हो गया, नो प्रॉब्लम।
1 0 माइनस 1 2 1 0 3 2 1। ओके, 1 1 1, ठीक है ना। इसमें ऑपरेशन, इसमें मैंने ऑपरेशन लगाया था पहले R3 रो में कि R3 माइनस के 3R1 मैंने यहाँ पे करा था, ठीक है ना। तो इससे मेरे को मैट्रिक्स मिल गई थी ये तो मेरी सेम ही रहेंगी, यहाँ पे भी 1 रहेगा। 2 1 0, इसमें यहाँ पे मेरा 0 हो गया था। 3 माइनस के 3R1 मतलब कि 3 माइनस के 3R1, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 माइनस के ये 2 माइनस के 3R1, ये तो 0 ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये मेरा 2 ही रह जाएगा। और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस के 3R1, तो ये हो जाएगा मेरा 4। इसमें क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस के 3R1, ये हो जाएगा -2, ठीक है। ओके, फिर हम इसमें दोबारा से ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें हम दोबारा से ऑपरेशन लगाएंगे। अब हमें इसको 0 करना है, ठीक है ना। तो कैसे, इसके लिए ऑपरेशन क्या लगाऊंगी मैं, R3 में लगाऊंगी अगेन, R3 माइनस के 2R2, ठीक है ना। अगर मैं 2 में 2 माइनस कर दूंगी तो 0 बन जाएगा ये। तो कब होगा, जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे को 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर इसको ऐसे ही रहने दिया, 2 1 0, ये 1 ऐसे ही रहने दिया। अब R3 में देखो 0 माइनस के 2R2 मतलब कि 4, तो ये आपको यहाँ पे 4 मिल जाएगा अगेन, नो प्रॉब्लम। अभी आप देखना सिंपल हो जाएगा आगे। फिर ये तो 0 ही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऐसे ही R3 ये आपका 4 ही रह जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस के 2 माइनस के 2R2 माइनस के 2 माइनस के 2R2 माइनस के 2R2, यानी कि ये माइनस के 2, तो ये आपका -4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम अगेन R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, व्हाट, R3 प्लस R1। अब आप 4R1, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, ये आपकी नीचे वाली सारी 0 हो जाएंगी। अभी ये 1 2 1 0 1, देख सकते हो आप, माइनस के 4 में आप 4 ऐड करोगे 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये तो 0 है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे R3 वैल्यू 4 है, प्लस करोगे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके तो ये भी आपको 0 दे देगा, ठीक है। सिमिलरली माइनस के 4 प्लस के 4R1, ये भी आपको 0 मिल जाएगा। तो आपने नीचे वाली ये सारी वैल्यू इस तरीके से आपने 0 कर दी, ठीक है ना। और भी हम कुछ कर सकते हैं इसमें, यस, वन चीज और कर सकते हैं हम, इसमें भी इसको 0 बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम देखो इसको 0 कैसे बनाएंगे, ये इनसे क्या होता है ना, वेरिएबल निकालने आसान हो जाते हैं। मैं अभी तुमको बताऊंगी कैसे आसान होंगे, ठीक है। इसको इन्होंने 0 कर दिया, कैसे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस के 2R1, ऐसा करोगे तभी तो ये 0 बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं, पहली वाली आपकी ऐसी रहेगी, ठीक है, लास्ट वाली भी ऐसी रहेगी, ये 0 हो जाएगी। ये तो आपकी 0 हो ही जाएगी भाई, 2 माइनस के 2R1 करोगे 0 हो जाएगा। ऐसी सिमिलरली ये आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। और R2 है, ये R2 प्लस के 2, ये आपका 2 हो जाएगा। एंड R2 माइनस के 2R1, 1 माइनस के 2R1, तो ये आपका -1। देखो यही मैट्रिक्स ये आपकी बन के आ रही है, 1 0 -1, ठीक है ना। 1 0 1 2 -1 0 1 2 -1, ठीक है ना। तो ये हमने इस पे ऑपरेशन लगा के ना इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। हमें इसको रिड्यूस इस तरीके से करना, जितने 0 आप बना सको ना उतने 0 आप बनाओ। ये लास्ट वाली रो तो हमेशा 0 होनी चाहिए, ऊपर के भी आप जितने एलिमेंट यहाँ पे 0 बना सको ना उनको आप 0 बनाओ। अब इसमें ये तो 0 बना लिया हमने, बाकी आप 0 नहीं बना पाओगे इनके अंदर, ठीक है ना भाई। अगर आप इन दोनों को ऐड भी कर दोगे, मान लो यहाँ पे आप ऑपरेशन लगा भी देते हो ना, अगेन R2 में हमने R1 प्लस R2 जोड़ देंगे, तो मान लो अगर आप ये 0 हो जाएगा मान लो आपका, ठीक है ना, पर जोड़ोगे तो फिर ये 1 हो जाएगा। तो घूम फिर के बात वही आ जानी है, ठीक है ना। हाँ, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, इतने ही 0, मतलब जितने आप 0 बना सको बना लो। बाकी कोशिश करो कि सॉरी, एक मिनट, ये मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। ओके, तो जितने आप 0 बना सको बना लो, बाकी कोशिश करो कि ये 0 तो आपका बन जाए, ठीक है ना। अब हमारी ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई। एक तरीके से आप यही मानो कि आपकी जो ये सेट ऑफ इक्वेशंस थी, ये आपकी हमने इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी और अब हमने इनको इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारी इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब इन्होंने क्या करा, देखो ये आपके C1 वेरिएबल्स थे, ये C2 वेरिएबल्स थे, ये C3 वेरिएबल्स थे, और ये इक्वल वाला वेरिएबल था जो इक्वल के राइट हैंड साइड में था, ठीक है। अब देखो मेरे को जो इक्वेशन मिली मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ C1 माइनस के C3 इज इक्वल टू 1,
ये वाली इक्वेशन को, C1 C2 का तो कोफिशिएंट 0 ही है, माइनस के C3 इज इक्वल टू 1। दूसरा मैं लिख सकती हूँ C2 प्लस के 2C3 इज इक्वल टू -1। ये तो मेरा लास्ट वाला तो 0 ही हो गया। ये दो इक्वेशन मिली, ठीक है ना। अब देखो मैंने मान लिया C3 की वैल्यू t है, लेट सपोज, ठीक है। तो यहाँ से C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C3 की वैल्यू t पुट कर दूंगी यहाँ पे, ये हो जाएगी 1 प्लस t। C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 माइनस के 2t। तो ये मेरे C1 C2 C3 की वैल्यूज आ गई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, ठीक है ना। तो ये मेरी वैल्यू आ गई। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। आप t की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, इसमें आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपको इसमें मिलेंगे। तो ठीक है, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर सेट। नो, नॉट ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकती है स्केलर की वैल्यू। तो रियल नंबर सेट ओनली, t बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, ठीक है। तो इससे जो w था इसको हम इन वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। t की वैल्यू 1 रखेंगे, t की वैल्यू 2 रखेंगे, t की वैल्यू 3 रखेंगे, तो आपको अलग अलग फॉर्म में वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इन्होंने यहाँ पे t की वैल्यू 1 रखी तो आपको ये लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया, t की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको ये लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t यू गेट अ यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ w, ठीक है। तो ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वेक्टर, इसके लिए हम देख लेंगे कि ये इन वेक्टर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन एक्सप्रेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। देखते हैं कैसे। जैसे कि आपका ये था, ठीक है, इसको भी इन्होंने सिमिलरली इक्वेशंस की फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया। इस पे भी इन्होंने वही जो सेम मैंने आपको यहाँ बताया था ना, इसी तरीके से आपको ऑपरेशन मतलब इस तरीके से लगाने हैं कि आप ये वैल्यूज आपकी सारी 0 हो जाए। और कोशिश को जितने 0 आप बना सको आप बनाओ। जैसे यहाँ पे भी 0 बन गया है, ठीक है ना। इतना तो आप रिडक्शन कर ही लो 0 में, इतना कोशिश तो आप करो, ठीक है ना। जैसे कि इन्होंने भी देखो यहाँ पे इतना 0, जितना 0, देखो यहाँ पे ये 0 नहीं बना, ठीक है ना। तो इसको इन्होंने रिड्यूस कर लिया, तो ये रिड्यूस हो गए इस फॉर्म में, इतनी मैट्रिक्स बन गई। अब आप देख सकते हो कि थर्ड रो का मतलब ये आ रहा है इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि जो यहाँ पे आप देख सकते हो C1, ये C1 C2 C3 के वेरिएबल्स है ना। तो आप 0 C1 करोगे, आप इन प्लस 0 C2 करोगे, 0 C3 आएगा, ये तो 7 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो ये 7 आ रहा है। तो इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं भाई। देखो सारे स्केलर्स में तो ये 0 आ रही है ना वैल्यू, मतलब वैल्यू कैसे, देखो यहाँ पे C1 माइनस के C3 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे C2 प्लस के C3 की वैल्यू -4 है। पर अगर आप यहाँ देखोगे तो ये तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 37 का तो कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है ना। तो फिर ये लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट नहीं हो सकती आपकी, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म सबसे आसान होती है आपकी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं द स्पैन ऑफ सेट, व्हाट इज दिस। स्पैन जिसको हम एस सेट से डिनोट करते हैं। तो मान लो एस मेरा कोई भी एक सेट है वेक्टर्स का, जहाँ पे v1 v2 इस तरीके से आपके वेक्टर्स हैं, वेक्टर स्पेस से ही लिए गए हैं किसी भी v वेक्टर स्पेस के सेट से, ठीक है ना। देन द स्पैन ऑफ s क्या होता है, ये एक सेट होता है सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स इन s। ओके देखो, जैसे मान लो v मेरा कोई भी एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, ये एक अपने आप में सेट होगा और ये आपका एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, इसके अंदर 5 एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो इसके अंदर आपके v1 v2 v3 इस तरीके से आपके वेक्टर्स इसके अंदर होंगे, इस सेट, इस वेक्टर स्पेस V में सेट होंगे। ये जो वेक्टर्स V हैं, ठीक है ना, इनसे हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। तो स्पैन S जो होता है ये मेरा एक वो सेट होता है जिसके अंदर वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस आते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन विच आर एक्सप्रेस्ड इन दीज वेक्टर्स, ठीक है ना। इन वेक्टर्स की मदद से हम जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना पा रहे हैं वो सब इस स्पैन एस सेट के अंदर आपके इंक्लूडेड होंगे। तो उसको स्पैन एस बोलेंगे। लिख रहा है देखो कि एस मेरा कोई भी एक सेट है जिसके अंदर सारे वेक्टर्स हैं, वो सारे वेक्टर्स हैं जो मेरे वेक्टर स्पेस वी में थे, ठीक है ना। तो इसके अंदर वो वेक्टर्स आएंगे, इन वेक्टर्स की मदद से हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट होगा वो स्पैन ऑफ एस कहलाएगा। मतलब कि ये क्या, ये सेट कहलाएगा स्पैन एस, जिसके अंदर ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन वाले वेक्टर्स आ जाएंगे। वो वेक्टर्स जिनके थ्रू हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना पा रहे हैं, वो वेक्टर्स जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से हम एक ऐसा वेक्टर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं
मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसको हम इन सब वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो वो सारे वेक्टर्स आपके इस सेट एस में है और स्पैन एस में आपके वो वेक्टर्स हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हुए हैं। यानी कि मैं आपको बताऊं, देखो कैसे, जैसे कि हम किसी को भी लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि हमने W को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करा C1V1 C2V2 C3V3, इस तरीके से आपने W एक ऐसा वेक्टर है जिसको आपने V1 V2 V3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करा, तो जो एस सेट होगा इसके अंदर तो ये आपके V1 V2 V3 आएंगे। जो स्पैन एस होगा इसके अंदर आएगा आपका W, समझ रहे हो ना। W वो वेक्टर है जिसको मैंने V1 V2 V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करा, ये आपका स्पैन एस सेट में आएगा। इसके अंदर आपके वो सारे सेट आएंगे जो लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, और इस एस सेट में वो वेक्टर्स आएंगे जिन वेक्टर्स की सहायता से हम किसी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। इन वेक्टर्स की मदद से ही तो हम इस W को लीनियर कॉम्बिनेशन के एक्सप्रेस कर रहे थे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो एस सेट में V1 V2 V3 आएंगे, स्पैन एस में आपके W आएंगे, ये होता है आपका स्पैन एस, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है ऑफ ए स्पैनिंग सेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस, इसको भी पढ़ लेते हैं कि मान लो कोई भी एक वेक्टर है मेरा इन अ गिवन वेक्टर स्पेस V, कोई भी एक वेक्टर है मेरा किसी भी वेक्टर स्पेस V से आपने लिया हुआ है, अगर मैं उसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म में लिख पा रही हूँ, कौन से वेक्टर्स, जो मेरे इस सेट S में है, ठीक है ना। कोई भी मेरा एक वेक्टर है, फॉर एवरी वेक्टर, कोई भी नहीं, फॉर एवरी वेक्टर बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस V, इसको अगर मैं इस सेट S के जो वेक्टर्स दिए हुए, जिस सेट S में जो वेक्टर्स प्रेजेंट है, इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर मैं उसको एक्सप्रेस कर पा रही हूं, देन तो ये S मेरा स्पैनिंग सेट कहलाएगा फॉर द वेक्टर V, ठीक है ना। स्पैनिंग सेट मतलब S मेरा ये स्पैनिंग सेट कहलाएगा वेक्टर स्पेस V का, कब, अगर इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं इन सब वेक्टर्स की मदद से मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की एक फॉर्म एक्सप्रेस कर सकती हूँ फॉर एवरी वेक्टर बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस V, ठीक है। आप इसको और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो कि स्पैनिंग सेट है मेरा S, ठीक है ना। तो ये किसी भी वेक्टर स्पेस का स्पैनिंग सेट क्या होता है, S स्पैन्स मतलब जनरेट्स V, जो S होता है ये V को ही तो जनरेट करता है भाई, V तो वेक्टर स्पेस होता है जिसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। इस S स्पैनिंग सेट में क्या होते हैं, आपके वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ फॉर एवरी वेक्टर बिलोंग टू V, ठीक है ना। फॉर एवरी वेक्टर बिलोंग टू V, S के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं इनकी मदद से अगर मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ तो वो मेरा क्या होता है, स्पैनिंग सेट कहलाता है ऑफ द वेक्टर स्पेस V, ठीक है। ये है जैसे कि मान लो ये R3 स्पेस इन्होंने लिया है, R3 स्पेस लिया है इन्होंने, R3 एक वेक्टर स्पेस इन्होंने लिया है, इन्होंने एक S सेट लिया है S, ठीक है ना। ये तीन इसके अंदर वेक्टर इन्होंने कंसिडर करे हैं, ठीक है ना। तो कोई भी वेक्टर क्यों ना हो मेरा R3 स्पेस में, उस वेक्टर को मैं, ये जो वेक्टर, इसको मैंने U1 मान लिया, इसको U2 मान लिया, इसको मैंने U3 मान लिया, ठीक है ना। नहीं, कोई भी वेक्टर है उसको मैं इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल हमने ले लिया फॉर एनी वेक्टर, सॉरी दैट इज नॉट U1 U2 U3, एक U वेक्टर इन्होंने अलग से कंसिडर करा है, इस U वेक्टर को इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्पैन जो सेट S होता है ना, इसमें जो वेक्टर्स होते हैं वो आपके यहाँ आते हैं जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ, फॉर एनी वेक्टर बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस V। सिमिलरली यहाँ पे अब जैसे कि स्पैनिंग सेट क्या होगा फॉर द R3 स्पेस, देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे एक सेट हमें दे रखा है R3 स्पेस में दे रखा है, इसके अंदर ये तीन वेक्टर्स दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। हाँ, तो हमें बताना है कि ये स्पैन कर रहा है इस R3 स्पेस को, मतलब कि ये इसका स्पैनिंग सेट है, ठीक है ना। तो इसके लिए इन्होंने कोई भी एक वेक्टर कंसिडर कर लिया R3 स्पेस में, इस वेक्टर को मैं इन वेक्टर्स की फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाऊंगी, इसको इन्होंने V1 V2 V3 मान लिया। एक अलग से वेक्टर ले लिया इन्होंने U, जो मेरा R3 स्पेस में, R3 वेक्टर स्पेस में बिलोंग कर रहा है। अगर मैं इस वेक्टर को इन तीनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ तो मैं कहूंगी कि हाँ, ये जो S सेट है इट स्पैन्स R3, है ना, इट स्पैन्स वेक्टर स्पेस, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू को मैं इन सब वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने वही काम करा, C1 की मल्टीप्लाई करवा लिया आपकी 1 2 3 में, प्लस के C2 की मल्टीप्लाई कराई इन्होंने V2 वाले वेक्टर में इसमें, प्लस के C3 की मल्टीप्लाई करवाई इन्होंने माइनस के 2 0 1 में। इस इक्वेशन का वो निकाल लिया इन्होंने भाई, देखो इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट आपका पहले कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, सिमिलरली जैसे आपने पीछे करा था, ठीक है ना, कि यहाँ पे u की वैल्यू आपकी क्या है, u1 u2 u3, ठीक है ना, ये किसके बराबर हो जाएगी, c1 c2 तो 0 हो जाएगा, माइनस के 2 c3, c1 माइनस के 2 c3 इसके बराबर ही तो हो जाएगी, कॉमा आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 2c1 प्लस के c2 आ जाएगा ये आपका, फिर कॉमा आ जाएगा, फिर ये आपका 3c1 प्लस के 2c2 प्लस के c3 आ जाएगा। इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसके बराबर रख देंगे, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट इसके बराबर, इसका थर्ड कोऑर्डिनेट इस थर्ड कोऑर्डिनेट के बराबर कर दिया, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करके इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से C1 C2 C3 की वैल्यू निकालेंगे, अगर स्केलर्स की वैल्यू मिल रही है तो मैं कहूंगी कि ये मेरा स्पैन कर रहा है, क्योंकि मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, मेरे को वेरिएबल्स की वैल्यू मिल रही है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, क्योंकि ये आपका C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है ना, क्योंकि C1 का 1 है कोऑर्डिनेट, 2 का है ही नहीं, C3 का -2 है। सिमिलरली यहाँ पे 2 1 यहाँ पे C3 कोऑर्डिनेट नहीं है, सिमिलरली यहाँ पे C3 का कोऑर्डिनेट 3 है, यहाँ 2 है, इसका 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे इन सबके कोऑर्डिनेट आपके u1 u2 u3 है यहाँ पे, तो ये सब u2 u2 u3, इनमें कोई हमें पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ना। तो देखो आप देख सकते हो एक तरीका क्या होता है कि ये हमने मैट्रिक्स कंसिडर करी, इसका इन्होंने निकाला डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो एक थ्योरम होती है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, मतलब कि उसका इनवर्स निकल रहा होता है उस मैट्रिक्स का, तो देन द सिस्टम जो होता है लीनियर इक्वेशंस का, जो आपकी इक्वेशन होती है x = b, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन होता है आपका A 1 b, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो एक और थ्योरम होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स A अगर इन्वर्टिबल है, कब होगी, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। देखो ये दो थ्योरम होती हैं, ठीक है ना, आगे चल के भी हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये दो थ्योरम होती है कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट, ये आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, बीएससी में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि कोई भी एक मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं आता है, तो वो मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, ठीक है, मतलब कि उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल हो जाता है, उसका आप इनवर्स निकाल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है तो आप उसका इनवर्स निकाल सकते हो। अब आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकाला ना तो ये 0 आई। देखो मैं बताऊं ऐसा क्यों कह रही हूँ, यहाँ पे थ्योरम क्यों लगाई है, क्योंकि देखो इससे पहले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसने अपने C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल दी। बेटा यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, यहाँ आपने एक वेक्टर अलग से अपनी तरफ से कंसिडर करा है, इन वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो ये तो हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं कि ये स्पैन करेगा या नहीं, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से करेंगे कि हमने इस मैट्रिक्स, जो हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने इसका डिटरमिनेंट लगा के देखा तो हमें पता चला ये 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स निकल सकता है, इन्वर्स निकल सकता है। तो जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है ना, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर Ax = b, मतलब कि ये A मैट्रिक्स ही तो है मेरा, ठीक है ना, ये A मैट्रिक्स ही तो है, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आपका क्या होगा, x = A 1 b, ठीक है ना, मतलब कि जो इसका इनवर्स होगा ना इस मैट्रिक्स का, वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये स्पैन करेगी आपका Ax = u, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा फॉर एवरी u, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और कल को हम और कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे स्पैन एस की, कि स्पैन एस भी एक सब स्पेस बनाता है फॉर द वेक्टर स्पेस वी, ठीक है ना। कल को और बहुत सारी हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, जो थ्योरम्स थी उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंस क्या होता है, ठीक है ना। यस, तो ये अभी भी कुछ डिपेंडेंसी पे कुछ टॉपिक और रह रहे हैं, फिर आपका ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम बेसिस एंड डायमेंशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, और आपको मैं ये जो टॉपिक है, अगर आप लोगों को, आप इसको एक बार पढ़ के देखना, नहीं समझ में आता तो मैं कल को इस चीज को दोबारा से बता दूंगी आपको, ठीक है ना। बाकी ये मैं बताऊं आपको, बीएससी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब मैट्रिक्स
मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका मतलब एक ही सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। कोई भी आप वैल्यू यू की उठा लो, आपको एक ही सॉल्यूशन इसमें मिलेगा, ठीक है ना। ये एक थ्योरम कहती है, उस थ्योरम के बिहाफ पे हमने यहाँ पे ये चीज लिख दी, ठीक है ना। क्योंकि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब स्पैन कर रहा है भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन में तो एक्सप्रेस हो ही रही है ना ये, बस इतनी सी बात है इसकी, ठीक है ना। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आई होप आप सबको समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत है आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी ये 2-3 क्वेश्चन और रह रहे हैं, 2-3 थ्योरम्स है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गए फिर हम बेसिस एंड डायमेंशन पाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।